हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। और आपको पता है मैं जनरल साइंस के लेक्चर 2 हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और तीसरा लेक्चर हमारा आज होगा। हमने जब 2 लेक्चर पढ़ाए हुए थे उसमें बताया था हमने आपको प्रकाश के बारे में। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था, आपका परिचय था प्रकाश का, और जो दूसरा लेक्चर था वो हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। ठीक है। अब चाहे वो अनियमित परावर्तन हो या नियमित परावर्तन हो, या बोल सकते हैं अनियमित को विस्तृत परावर्तन भी बोल सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। और अगर टाइम मिला तो पार्श्व परिवर्तन भी इसी में हम बता देंगे। ये परावर्तन है, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन और पार्श्व परिवर्तन ही बता देंगे आपको, अगर टाइम इस ये लेक्चर थोड़ा छोटा होता है तो। देखिए, नियमित परावर्तन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, दूसरे लेक्चर में। जो अगर साइंस के आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नियमित परावर्तन की बात करें, हमें पता है कि अगर कोई अपारदर्शी तल है या सतह है या समतल है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सरफेस है या सतह है, अपारदर्शी है, तो उसमें क्या प्रकाश का परावर्तन होगा, ये आपको पता है। परावर्तन की वजह से ही हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है और हमारी आंखों में परावर्तित होकर आता है, इसलिए हमको वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। अब कहीं परावर्तन कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, मगर परावर्तन हर अपारदर्शी वस्तु में परावर्तन होता है। ठीक है। तो क्या अगर आपकी समतल सतह है, चिकनी सतह है या समतल सतह है, तो उसमें क्या होता है, नियमित परावर्तन। कैसे? अब कोई प्रकाश स्रोत है तो उससे बहुत सारी किरणें कहां पर आती हैं, समतल पर आती हैं या इस पृष्ठ पर आएंगे। ठीक है। तो यहां पर हम मानते हैं कोई हमारा सोर्स है, ठीक है, यहां से जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं हम। आपको पता है रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे बोलते हैं उसको। इनकमिंग जो आ रही है, आउटगोइंग को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमने बताया, जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था हमने, तो एक ही किरण को लेके समझाया था। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक प्रकाश स्रोत से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो आपतित किरण है वो इस टाइप से निकलेंगी। अगर इसको हम छोटा बनाए थोड़ा तो और ज्यादा सही रहेगा। अगर कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पर रखा है, यहाँ से एक किरण ए निकली, आपतित है किरण, ठीक है, एक यहाँ ए निकल रही है। याद रखना ये डायग्राम हैंड रिटन है तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये समांतर रहेंगी। किसी प्रकाश स्रोत से, याद रखना, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकलती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, समांतर या पैरेलल होती हैं। इनके बीच की डिस्टेंस, कितनी भी दूरी तक आप नापते हैं, बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, या बीच की दूरी सेम रहेगी। अगर हमने 4 लाइनें ले ली या 3 लाइनें लेते हैं हम यहाँ पर, कि कोई प्रकाश स्रोत है उससे 3 किरणें आ रही हैं और इससे अपारदर्शी है तो इससे टकराकर, चिकनी भी सतह है तो टकराकर वापस इस साइड लौट जाएंगी, तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। वो आपको ये पता है कि आपतन किरण है, आपतित किरण है, उस बिंदु से अगर हम अविलंब डालेंगे, यहां से अविलंब डालेंगे, तो जो हमारी परावर्तित किरण होगी उसके बीच का आपतन कोण बनेगा एक साइड परावर्तन कोण बनेगा। तो दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये परावर्तन के नियम में पढ़ा था। अब चाहे सरफेस में आपका नियमित परावर्तन हो रहा हो या अनियमित या विस्तृत परावर्तन हो रहा हो, तो दोनों में परावर्तन के नियम हूबहू फॉलो करते हैं वो। ठीक है। अगर बात करें हम इसकी, तो ये नियमित परावर्तन पढ़ रहे हैं हम। क्या? नियमित परावर्तन आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना लिखवाने लायक नहीं है, आप समझ जाएंगे तो सिंपल आपको आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हम कि जो हमारी आपतित किरण है यहां से टकराकर परावर्तित इस साइड से हो जाएगी। एक प्रकाश स्रोत से जो आपतित किरण आती है वो समांतर आती है, चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित, लेकिन तल से टकराकर तल की जो प्रकृति होती है, वो खुरदरी है या चिकनी है, तो उस हिसाब से परावर्तन होता है। देखिए, ये तो सरफेस चिकनी है, हमारी समतल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सीधी यहां से समांतर आई और समांतर ही सब जाएंगी। मतलब यही है कि जो नियमित परावर्तन होता है उसमें जो परावर्तित किरणें होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में परावर्तित किरण या परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर आपको समांतर का पता नहीं कि समांतर क्या है, तो आप मैथ पढ़े होंगे 7th 8th 6th किसी भी क्लास में। समांतर बोलते जैसे रेल की पटरी है, कितनी भी दूर तक ले जाए उनके बीच की डिस्टेंस या दूरी समान रहेगी। देखिए, तो ये होती समांतर। अगर परावर्तित किरणें जो है एक दूसरे के साथ समांतर रहेगी, अगर देखो हैंड रिटन बनाया है, डायग्राम क्या है, हैंड रिटन, हाथ से बनाया है, तो मेजरमेंट उतना नहीं आ पाया, तो जी इनकी बीच की दूरी क्या रहेगी, और इसके बीच जितनी भी किरणें आपतित में तो समांतर रहती हैं किसी प्रकाश स्रोत से,
प्रकाश स्रोत से जब किरणें निकलती सब समांतर होती है, लेकिन किसी तल से टकराकर जब जाती हैं अगर समांतर में जा रही हैं सब, तो क्या होगा, वो नियमित परावर्तन होगा। तो सिंपल डेफिनेशन ये थी कि नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर बात करें हम परावर्तन के नियम की, तो इसमें भी लागू होता है। अगर आप यहां से अभिलंब डालेंगे, इस वाली यहां से ये वाली, तो जो इनके बीच के एंगल बन रहा है, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के जो एंगल बन रहे हैं वो क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी, या कोण ए बराबर कोण बी। आपको बताया था हमने, परावर्तन का नियम पढ़ाया था, तो इस टाइप से बताया था। आपतित किरण तल से टकराकर, देखो अपारदर्शी है, और इस टाइप से यहाँ पर अभिलंब डाला था, आपतित किरण के बिंदु पर अभिलंब, तो ये कोण ए बन रहा था, यहाँ कोण बी बन रहा था। जो किरण जा रही है उस पर बनेगा कौन सा, अभिलंब, और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे हम परावर्तन एंगल या परावर्तन कोण, ठीक है। और इस पे बनता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है, आपतन कोण। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं विस्तृत परावर्तन क्या है। चलो यहीं पे ले लेते हैं विस्तृत परावर्तन क्या है। अब आपको पता है कि इस टाइप से हमने क्या, नियमित परावर्तन। अगर विस्तृत परावर्तन की बात करें तो हम इसको अनियमित परावर्तन ही बोल सकते। कैसे, किसी प्रकाश स्रोत से, देखो कोई खुरदरा है हमारा, ऐसा चिकना नहीं है, इस टाइप से आपका, इस टाइप से कहीं ऐसा कोई सतह है लेकिन अपारदर्शी है, तो परावर्तन तो उसमें होगा, लेकिन कैसा होगा, नियमित नहीं होगा। कैसे, इसमें देखो सब समांतर जा रही हैं एक दूसरे के, जैसी आई वैसी जा रही हैं, ठीक है। समांतर आई हैं, समांतर ही जा रही किरणें प्रकाश की, तो वो नियमित परावर्तन हो गया। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें समांतर तो आती ही है, कुछ इस टाइप से आई, कुछ इस टाइप आई, ठीक है। अब जो समांतर है, आने वाली तो समांतर है क्योंकि आपतित है, वो प्रकाश स्रोत से निकल रही, सब समांतर ही होंगी। अब बात होती है जाने की। इनकमिंग तो आपतित होती है, आपको पता है। इनकमिंग रे बोल सकते हैं, आपतित किरण बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं। जो इनकमिंग आ रही हैं वो सब क्या आएंगी, पैरेलल में या समांतर आएंगी, ठीक है। अगर बात करें इनके परावर्तन की, देखिए तल यहाँ पर किस टाइप से है, ऐसा खुरदरा है, कहीं गड्ढे हैं कहीं, ठीक है। इसमें सब सेम था, सपाट था, चिकना था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जैसी किरणें आ रही वैसी परावर्तित हो रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई, अगर यहाँ पर गड्ढा है तो कोई ऐसी लौट जाएगी। अब इसमें तो यहाँ ऊंचाई है तो कहीं ये वाली क्या यहाँ से ऐसी जा सकती है, ठीक है। और इसमें समतल है तो यहाँ पर ऐसी निकल गई। मतलब ये परावर्तित किरणें, अनियमित परावर्तन का यही है, इसलिए इसको अनियमित परावर्तन बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो परावर्तित किरणें हैं वो अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं, या टकराकर परावर्तित होती है अनियमित रूप से, समांतर नहीं रहेंगी वो। इसमें देखो सब समांतर थी, जाने वाली और आने वाली, इसमें आने वाली सब समांतर है, लेकिन जो परावर्तित होकर जा रही है, कहीं ऐसा जा रहा है, कहीं देखिए इनकी अगर समांतर देखें तो नहीं जा सकती, कोई ऐसी जा रही तो कोई ऐसी जा रही है, तो इनको बोल सकते हैं हम अनियमित परावर्तन। आप समझ गए होंगे, जिस परावर्तन के प्रोसेस में या परिघटना में या घटना में, परावर्तन की वह क्रिया जिसमें, बोल सकते परावर्तन की वह क्रिया जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। क्या, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। ये बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पैरेलल ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे के जैसे समांतर नहीं होती हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम अनियमित परिवर्तन। तो यहां लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा था नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन यहां पर लिख सकते हैं अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें, या रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती, ठीक है। जो लाइंस जा रही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही होंगी क्योंकि इतना आइडिया नहीं है बोर्ड पे लिखने का, ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाएगा ये। तो अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो यह अनियमित परावर्तन हो गया। अब बात करते हैं कि अनियमित परावर्तन में परावर्तन के नियम लागू होते हैं या नहीं, क्योंकि परावर्तन के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि आपतित किरण के बिंदु पे जो अभिलंब डाला वो और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होंगे। एक ये नियम था, एक नियम था कि हमारा आपतित कोण मतलब इंसिडेंट एंगल और परावर्तित कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें तो फॉलो हो रहा, हमने इस वही एक किरण लेके चलते हैं, उस पर आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण देख लेंगे तो आ जाएगा सिंपल। अगर इसमें भी ये नियम फॉलो होता है नहीं होता, देखो क्या होता है, चाहे वो अनियमित परावर्तन हो
और चाहे वो नियमित परावर्तन हो। आपके परावर्तन के नियम हूबहू वैसे ही फॉलो होते हैं दोनों में। कैसे? अगर सरफेस खुरदरी है तो क्या हुआ, अगर इस टाइप से आई, इस टाइप से आई, हम एक किरण को लेके चलते हैं, इस टाइप से आई, खुरदरा है, चलो ठीक है, यहाँ से आई यहाँ, तो भैया अविलंब तो इसमें बीच में डाल सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे इसका अविलंब ऐसा डल जाएगा, इसका ऐसा डल जाएगा, टेढ़े डलेंगे लेकिन डलेंगे, कोण तो बनाएंगे बराबर। मतलब चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन, दोनों में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और तीनों आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण पर जो के बिंदु पर जो अभिलंब डल रहा वो, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होंगी। परावर्तन के नियम हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गए होंगे अनियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है, या विस्तृत परावर्तन, क्योंकि इस टाइप से जा रही है ये, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं विस्तृत परावर्तन भी, कोष्टक में लिख सकते हैं विस्तृत, ठीक है। विस्तृत परावर्तन या अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। अगर बात करें हम, एक छोटा सा टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन के बारे में अगर हम बताएंगे तो सिंपल सा टॉपिक है, पार्श्व परिवर्तन ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप आईने के सामने खड़े हो, कभी देखते हैं, अरे हम किसी छोटू को लेते हैं और उसको आईने के सामने खड़ा करवाते हैं, या आप समझ रहे होंगे कि जब भी आप हेयर कटिंग की दुकान पर जाते हैं या शॉप पर जाते हैं तो आपके सामने आईने लगा होगा, आप खड़े हुए होंगे, अगर आपने दायां हाथ अपना खड़ा किया होगा तो आपको सबसे पहले आप खड़े होंगे आईने के सामने, तो आपको अपने ही जैसा तस्वीर सामने नजर आएगा जैसे आपके सामने आप खुद खड़े हो, ठीक। अगर आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो उस तस्वीर का कौन सा हाथ उठेगा? बायां, क्योंकि आपकी तस्वीर सीधा ऐसे बन रही है दर्पण पर, ठीक है। अगर आपने हाथ उठाया तो आपको दिखाई देगा कि अगर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है उसका बायां हाथ उठता दिखेगा। अगर आप अपना बायां उठाएंगे तो उसका दायां उठता दिखेगा, क्योंकि वो आपके सामने हूबहू आपका ही है, ठीक है। तो जो दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि उसमें आपका भाग चेंज हो जाता है। कैसे? अगर आप दायां उठाएंगे तो आपको उसका बायां उठ रहा, आप इसका बायां उठाएंगे तो वो दायां उठ रहा। तो इस टाइप से जो प्रतिबिंब दर्पण में बनते हैं, मतलब आपका दायां भाग बाईं तरफ दिखाई दे, बायां भाग दाएं तरफ दिखाई दे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये क्या है? पार्श्व परिवर्तन। इसको याद रखना, पार्श्व मींस भाग, आपके दाएं की जगह बाएं होगा, बाएं की जगह दायां होगा। आपने पढ़ा होगा, अगर आप अपने हाथ को इस टाइप से कर लें तो आपको ये वाला पोर्शन बिल्कुल बिल्कुल सामने दिखेगा आपको। तो ये वाला आपके दाएं है, लेकिन उसमें अगर ऐसे दिखेगा, उसमें इस टाइप से दिखेगा, तो वो आदमी आपके सामने ऐसे खड़ा होगा, तो उसका जो आपका दायां है उसका बायां दिखेगा, और आपका बायां है वो दायां दिखेगा। आप अपनी तस्वीर पे अगर आप दायां हाथ उठा के देखना आईने के सामने, तो आपको तस्वीर के अगर देखेंगे तो उसका बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। यही पार्श्व परिवर्तन है। मतलब किसी भी दर्पण में दाएं भाग की जगह बायां और बाएं भाग की जगह दायां दिखाई दे या परिवर्तित हो, तो आपको क्या कहना है? वो कौन सा है? पार्श्व परिवर्तन। जीता जागता उदाहरण क्या है? दर्पण। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आपको अपना दायां बाईं तरफ दिखेगा, बायां दाईं तरफ दिखेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और अगर आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको अभी, और हमारी क्लास धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी 1-2 दिन के अंतराल में डल रही है, लेकिन अब डेली 1-2 दिन के बाद डेली डलने लगेगी, ठीक है। तो आपको हमने जो तीसरा हमारा लेक्चर था, ये हमारा ये वाला था जो हो चुका है, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। आपने परावर्तन के नियम नहीं पढ़े तो सिंपल पिछली वीडियो में जाके देख लेना। और आप एक बात याद रखना कि प्रकाश के उपस्थिति के बिना इंसान कुछ भी नहीं देख सकता, इसलिए सबसे पहले हमने प्रकाश का ही टॉपिक स्टार्ट किया है। जब तक पूरा खत्म नहीं होगा, जब तक ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये पूरी तरह चलता रहेगा। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं 4th लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।